कुछ फायदा नहीं होने वाला। जेपीसी की खुद कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारा काम एक मजबूत आंदोलन और मजबूत कार्रवाई। ये जामा मस्जिद पे भी खतरा मंडरा रहा है, वहाँ पे ईदगाह के ऊपर तो जो हो रहा है वो सब जानते ही हो आप। दिल्ली की जामा मस्जिद पे अगला निशाना है, तो उसको जो है 10 साल की सजा कम से कम होगी और उम्र कैद की सजा। लेकिन हमारा काम एक मजबूत आंदोलन और मजबूत कार्रवाई। एक मैं आपको हमारे देश के जो होम मिनिस्टर साहब के पद पे बैठे हुए हैं उनकी एक बयान दिखा दूं। आप सब लोग देख लें अमित शाह साहब ने क्या कहा है। हमला किया और कहा कि इस वक्त वोट कानून से बहुत परेशानी है ना, इस कानून को शीतकालीन सत्र में सुधार कर इसे सीधा करने का काम करेंगे। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना, ये कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम तो इससे पहले भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद भी बयान दिए थे कि ये जो कार्रवाई चल रही है अभी वक्फ को रोकने की, जेपीसी में पार्टिसिपेट करने की और क्यूआर कोड के ज़रिए से बहुत बड़ी तादाद में ईमेल्स भेजने की या मुखालफत करने की या चिट्ठियां लिखने की, ये जो कार्रवाई है इससे फ़ायदा नहीं होगा बल्कि किसी ना किसी तरीके से नुकसान होगा। और वो बात मैंने इसलिए कही थी कि एक हमारे जो बहुत बड़े वो बनाए जाते हैं, जो ये क्रिमिनल मीडिया द्वारा ही बड़े एक व्यक्ति बनाए गए हैं, जाकिर नायक साहब, उन्होंने भी बाहर से एक मैसेज जारी कर दिया कि 50 लाख लोग अगर वक्फ के ख़िलाफ़ ये क्यूआर कोड से ईमेल्स भेज देंगे तो ये कानून रुक जाएगा। तो मेरे ख्याल से 50 लाख से बहुत ज़्यादा तो निशिकांत साहब जो एमपी हैं और मेंबर भी हैं इस कमेटी ये वक्फ जेपीसी के, उन्होंने ही बता दिया कि 50 लाख से बहुत ज़्यादा गई हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको ये अमित शाह साहब का बयान सुनाया था, जो मेरी उस पहले से की गई पेशन गोई को हुर्फ बहुर्फ सही साबित करती है कि इन सिर्फ क्यूआर कोड से चिट्ठियाँ लिख के ऑपोजिशन करके या जेपीसी में पार्टिसिपेट करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जेपीसी की खुद कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जेपीसी की सलाह मानने के लिए जो सरकार है वो बाध्य नहीं है। और ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है अमित शाह साहब, ये होम मिनिस्टर साहब है। उन्होंने कह दिया कि हम इसको सीधा कर देंगे वक्फ के कानून को इस विंटर के सत्र में। तो ये सारी एक्सरसाइज वेस्ट ऑफ टाइम मैंने पहले बताई थी और आज आप सब लोगों के भी सामने आ गई कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो तरीका मैंने प्रपोज़ किया था और जो तरीका मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन भी किया, और हमारी पूना में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, दूसरी भी बहुत जगहों से मुझे कॉल्स आ रही हैं, और वो तरीका मैंने ये बताया था। और वो तरीका ये है कि हम लोग खुद आज तक, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक भी वक्फ का कानून ऐसा नहीं आया है हमारे मुल्क में जो वक्फ की प्रॉब्लम को, वक्फ की असली मंशा को पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर कर सके। जो प्रॉब्लम्स करप्शन की हैं, जो प्रॉब्लम्स मिसमैनेजमेंट की हैं, तो उस वजह से सबसे पहले हमें एक अपना खाका तैयार करना चाहिए। उस खाका तैयार करके हमें फिर वो जितने भी दानिशमंद हैं उनके सामने रखना चाहिए और एक कंसोलिडेटेड वक्फ का कानून बनाना चाहिए। और उस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए एक आंदोलन छेड़ना चाहिए। अगर ये सरकार इसको नहीं इम्प्लीमेंट करती तो कोई आने वाली अच्छी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन हमारे पास कोई खाका होना चाहिए। और साथ के साथ हमें एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए अपने जो दूसरे कमज़ोर तबके हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके, क्योंकि उनके लिए भी इसी तरह के कानून हैं और उनको भी इस कानून के बाद उतना ही नुकसान सरकार करने वाली है। तो एक जॉइंट हमें कैंपेन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक खाका तैयार होना चाहिए। वो खाका जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट करें। इसीलिए मैंने वो खाका तैयार कर लिया है आज। उसके सेलिएंट फीचर्स
मैंने आप सब लोगों को दे भी दिया, इसको अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं। और वही ये वफ़ की जो मुसीबत पैदा की जा रही है आज, और वफ़ की जो प्रॉब्लम्स पहले से हैं, के बावजूद इसके कि वक्फ में इतनी ताकत है कि हर एक गरीब मुसलमान के परिवार को करोड़पति बना सके, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो ये उसके लिए एक हमने होलिस्टिक पूरा सोच समझ के एक प्लान दिया है, उसके सेलिएंट फीचर्स दिए हैं, और वही मैं आप सब लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इसके बाद हम दिल्ली में कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, और मेरी दावत है सभी लोगों को। मैं ये पॉइंट्स जो 16-17 पॉइंट्स हैं मैं रख रहा हूँ सबके सामने, कि इस पे अपने अपने कोई बात अगर छूट गई हो हम लोगों से तो अपने सलाह दे के उन सेलिएंट फीचर्स को और इम्प्रूव कराया जाए। और उसके बाद हम डिटेल में भी वक्फ एक्ट में तरमीमें पेश कर रहे हैं, जो इन 44 तरमीमें हैं जो प्रपोज्ड है उनको ख़त्म करके बल्कि एक मजबूत वक्फ का कानून बनाएंगे, आंदोलन करेंगे उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ये बुनियादी तौर पे खाका है। अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप चाहें तो इसको भी लेके इसको शाया कर सकते हैं। पहला हमारा मुद्दा जो इसमें है, एक मैं ये दिखा भी दूँ साथ में, आप लोग इसको दिखाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा क्लोजअप करके। पहली बात जो हमने इसमें कही है वो ये कही है कि इस प्रपोजल में ये है ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट्स ऑफ वक्फ एक्ट। तो इसमें सबसे पहली बात हमने ये कही है नोट के तौर पे कि इसमें जितने भी प्रपोजल्स हैं वो बहुत सावधानी के साथ, बहुत होशियारी के साथ और बहुत जहानत के साथ हमने बनाए हैं इस तरह के, इसमें के भारत के संविधान के मुताबिक ही हो पूरी तरीके से ये जो हमारे प्रपोजल्स हैं। और दूसरा, ये जो प्रपोजल्स हमारे हैं, जो ये हमारे सेलिएंट फीचर्स हैं, ये भारत में पार्लियामेंट से पास या कोई प्रिवेलेंट लॉ जो कानून अभी मौजूद है उसके हिसाब से या कहीं ना कहीं जितने भी प्रोविजन इसमें हैं वो भारत के किसी और कानून में पहले से मौजूद हैं, ताकि इसको संसद में पास कराने में कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। ये इसके जो महत्वपूर्ण बात है इसमें। दूसरी बात ये है कि जो प्रपोजल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, जिसको मैं ये कहता हूं कि हम लोग तो बात करने जाएंगे ही नहीं, अगर दूसरे लोग उसको बात करके या उस प्रपोजल्स को किसी तरीके से रुकवाने का कोई काम कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, सब उसको बिल्कुल रुकवाएं। लेकिन हमारा काम एक मजबूत आंदोलन और मजबूत कार्रवाई करने का है, जिससे वक्फ की आने वाले लंबे टाइम तक असली फ़ायदा वक्फ के जो मजलूम हैं, वक्फ जिनके लिए बना है, उनके मकसद को पूरा हो सके। जो वाकिफ़ हैं, जिन लोगों ने अपनी ये ज़मीनें और जायदादें दी हैं, उनके मकसद को पूरा करने का एक ये फुल प्रूफ प्रोग्राम हमारा है। तो पहले क्लॉज में जो हमने कहा है कि ये जो वक्फ का बिल इंट्रोड्यूस कर रही है सरकार, इसमें से हम जो इसका टाइटल है वो है टाइटल यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसको हम मंजूर करते हैं टाइटल को। टाइटल के अलावा सारे जो 44 के 44 प्रपोजल हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनसे बेहतर प्रोविजंस इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या कि मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट, जो कि नाम बताता है, उसको पूरा करने के लिए बेहतर प्रावधान 2013 के वक्फ एक्ट में मौजूद हैं। इसलिए हम इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। हालांकि 2013 के कानून में भी इम्प्रूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी है वो, और वो क्या चेंजेस हैं वो हम प्रपोज कर रहे हैं। पहला है, ये कानून में लिखा जाएगा कि ये सरकार और पार्लियामेंट इस बात को तस्लीम करती है, इकरार करती है इस बात का कि जो भारत एक वेलफेयर स्टेट है उसमें वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है, एक 15% पॉपुलेशन जो है देश की बगैर सरकारी तंत्र पे जोर डाले उनकी फलाह बहबूद यानी कि वेलफेयर का काम कर सकती है। तो सरकार और पार्लियामेंट वक्फ के इस कॉन्सेप्ट का धन्यवाद करना चाहती है, क्योंकि बिना प्रेशर डाले काफ़ी हद तक सरकार का बोझ वो निभा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। और बगैर सरकार से या किसी भी सरकारी मदद के ये काम कर सकते हैं। पहला हमारा सेलिएंट फीचर ये है, ये इस कानून में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। दूसरा कि वक्फ एक का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। अब इसमें डेफिनेशन पे हमने थोड़ा चेंज किया है
ये सिर्फ डेडिकेशन के बारे में नहीं, हमने ये लिखा है कि वक्फ जो है कोई जो वाकिफ देता है उससे हमेशा के लिए वो दूर भी हो जाता है। और इसमें हमने टेंजिबल और नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ भी डाली हैं, क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में शेयर मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कोई पेटेंट है, वो लाखों करोड़ों रुपए के पेटेंट हो सकता है जिसका इतना फायदा, लेकिन उसको कोई ज़मीन जायदाद तो नहीं होती है, तो वो भी वक्फ की जा सकती हैं। ये भी हमने प्रोविज़न इसलिए डाला है इसमें कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हों, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ज़मीन जायदाद, पैसा, जेवरात ही नहीं होगा, बल्कि नॉन टेंजिबल एसेट्स जो हैं जिसमें कहा जा सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक सबसे बड़ी वो है, और वो बहुत कीमती चीज़ होती है। मेरे अपने नाम पे एक ऐसा पेटेंट है जो बहुत ज़्यादा उसकी कीमत है, तो वो भी वक्फ किया जा सकता है। ये एक उसका ये डेफिनेशन में वक्फ की। और वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और वाकिफ की जो मंशा है वो हमेशा सर्वमान्य होगी, और किसी भी प्रकार की परमानेंट एलियनेशन, प्रॉपर्टी की बेचना, सेल करना, किसी को गिफ्ट करना, इस तरीके की चीज़ें पूरी तरीके से ये पुराने कानून में भी है, वॉइड होंगी, मतलब बिल्कुल उनकी कोई कानूनी ताकत नहीं होगी, कोई भी की प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है। उसमें हमने ये ऐड किया है कि अगर कोई भी इंसान वक्फ बोर्ड का मेंबर हो, मुतवल्ली हो, या कोई सरकारी अधिकारी हो जो इस प्रकार की सेल डीड बनाता है, एग्रीमेंट बनाता है, या उसको रजिस्टर करता है, तो उसको जो है 10 साल की सज़ा कम से कम होगी और उम्र कैद की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ये प्रावधान रखा जाएगा। और जो इस तरह की कोशिश करेगा, वो जो एग्रीमेंट होगा वो तो किसी कानूनी ताकत का होगा ही नहीं, वॉइड एब इनिशियो होगा, लेकिन उस जिस मिक़दार की वो ये दुस्साहस करने का कोशिश करेगा, उसका 2.5% पेनल्टी भी उस पर लगेगी, ताकि कोई जुर्रत ना करे इसको बेचने की या इसको उस तरीके से खुर्द बुर्द करने की। सिर्फ 10 साल से कम 10 साल पनिशमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद ही नहीं होगी, बल्कि जितना पैसा वो खुर्द बुर्द करने की कोशिश कर रहा होगा उस सेल डीड से, उसका 2.5% पैसा उसके ऊपर फाइन या जुर्माना भी लगेगा। दूसरी बात यह है कि वक्फ के किसी भी फंक्शन में किसी नॉन मुस्लिम को इजाज़त नहीं होगी कि वो उसमें कोई फंक्शनिंग में, मैनेजमेंट में, या उसके राइट या टाइटल में किसी भी तरीके से दखल अंदाजी कर सके या उसका कोई हिस्सेदारी हो। हाँ, कोई ऐसा इंसान जो नॉन मुस्लिम है और उसको लगता है कि वो अपनी जायदाद में से इस्लामिक कार्यों के लिए जो पायस चीज़ें हों, जो रिलीजियस चीज़ें हों या वेलफेयर की चीज़ें हों, वो उसके लिए जानबूझ के नॉन मुस्लिम होने के बावजूद भी अगर वो देना चाहता है तो वो दे सकता है। उसके बाद 5वां पॉइंट ये है कि हम एक नेशनल लेवल पे वक्फ की ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो क्या काम करेगी, उसमें टॉप प्रोफेशनल जो मुस्लिम होंगे देश के वो रखे जाएंगे, और वो क्या काम करेगी, जैसे कि फाइनेंस कैसे डेवलप करना है, किसी जगह को डेवलप कैसे करना है, उसमें से बेस्ट जो प्रोफेशनल्स होंगे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। वो एक कमीशन बनेगी पूरी, वक्फ कॉरपोरेशन जिसका नाम रखा जाएगा। उसमें मैनेजमेंट कैसे होनी है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जाए, उसके लिए देश के टॉप प्रोफेशनल्स को उसमें उस कॉरपोरेशन में रखा जाएगा कि फाइनेंस कैसे जनरेट करनी है इन प्रॉपर्टीज़ को। जैसे कोई वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें अगर कोई मॉल बनाना है 1000 दुकानों का, तो वो कैसे सबसे अच्छे तरीके से 0% इंटरेस्ट पे कहाँ से दुनिया में लोन रेज़ किया जा सकता है, और वो सबसे अच्छी दुकानें क्या हो सकती हैं। या वक्फ की इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई बहुत बड़ा कारोबार शुरू करना है वक्फ की जायदादों से, तो वो उसमें बेस्ट प्रोफेशनल्स लगें, और उसके लिए ये एक वो कराई जाएगी। दूसरा, एक और जो हम नई चीज़ ला रहे हैं इसमें, वक्फ के मस्जिदें, मज़ार और दूसरे इस्लामिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो या तो ASI यानी कि आसार क़दीमा के अंडर हैं या उनके अंडर नहीं भी हैं, लेकिन वो पुरानी अहमियत वाली ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर्स, तो उनका रख रखाव भी वक्फ बोर्ड्स को हैंड ओवर किया जाएगा,
जो इन प्रोफेशनल्स की निगरानी में जो वक्फ कॉरपोरेशन बन रही है उसमें इस तरह के लोग भी होंगे जो क्यूरेशन जानते होंगे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का, पूरी दुनिया से महारत हासिल जिनके पास होगा। आज भी इंटेक को देती है हमारी सरकारें एएसआई का काम, और अभी आपको पता होगा लाल किले का काम एक डालमिया है कोई, उनको दे दिया जिनको कुछ पता ही नहीं। तो हम ये इस तरह की प्रोफेशनल बॉडी वक्फ कॉरपोरेशन के ज़रिए बनाएंगे तो लाल किला और इस तरह की जितनी भी इस्लामिक तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको क्यूरेट करने का, रख रखाव करने की जिम्मेदारी भी वक्फ के हवाले की जानी चाहिए। और एक बात जो ये कही जाती है मस्जिदें नमाज सड़कों पे पढ़ने की, जब ये वक्फ की जो एएसआई की मस्जिदें हैं वो अगर खुल जाएंगी तो ये सड़कों पे नमाज पढ़ने की जो एक प्रॉब्लम बताई जाती है वो भी दूर हो जाएगी। और एएसआई के कानून में भी लिखा हुआ है कि जिस तरह की बिल्डिंग हो उस तरह का उसका रख रखाव भी उसी तरीके के कल्चर के हिसाब से जब तक नहीं होगा वो बिल्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन नहीं मानी जाएगी। अगर कोई मस्जिद है तो अगर वो नमाज पढ़नी बंद कर दी जाए तो वो उस तरीके से उसको प्रिजर्वेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मस्जिद में अगर नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है। पूरा कल्चरल हेरिटेज के साथ ही उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए कि नमाज भी पढ़ी जाए और वो सुरक्षित भी रहे। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है एएसआई को जामा मस्जिद के लिए, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जामा मस्जिद पे भी ख़तरा मंडरा रहा है। वहाँ पे दिल्ली की जामा मस्जिद, ईदगाह के ऊपर तो जो हो रहा है वो सब जानते ही हो आप, दिल्ली की जामा मस्जिद पे अगला निशाना है, तो ये भी आप लोगों को मैं चलते चलते बता दूँ। फिर एक वक्फ की सिक्योरिटी एजेंसी, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ का एक एक्ट है, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट, तो वक्फ की हर वक्फ बोर्ड में एक वक्फ की सुरक्षा के लिए एक उनकी प्राइवेट फोर्स, वो बहुत अहम चीज़ है, उसका भी प्रावधान रखा जाए किसी भी आने वाले वक्फ के कानून में। तीसरी एक हमारा 8वां प्रपोजल ये है कि बहुत सारे हमारे जो तकरीबें होती हैं, जलूस होते हैं, कोई हमारे ऑस्पिशियस ओकेजन होते हैं जिनको ऑब्ज़र्व करना बहुत ही टेक्निकल एक तरीके से और उसको ट्रेडिशंस के हिसाब से कैसे मनाया जाना है या ऑब्ज़र्व करना है, उसके लिए भी एक कमेटी बनेगी ताकि उसका कोई एक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि उन त्योहारों की और उन जो मुक़द्दस दिन हैं उनके लिए, जैसे ताज़िया निकालने का, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं वो एक पूरी तरीके से कानूनी दायरे में, कानूनी परमिशंस लेके और पूरी तरीके से ट्रेडिशनल हिसाब से इस्लामिक तरीके से की जा सकें, ये भी एक जिम्मेदारी वक्फ की होनी चाहिए। फिर एक जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होंगे और स्टेट लेवल के जो बोर्ड्स होंगे वक्फ बोर्ड, इनमें 18 साल से इसको हम इलेक्शन के तौर पे इनके मेंबर्स चुने जाने चाहिए, ये प्रपोजल भी है, इलेक्शन के ज़रिए चुने जाने चाहिए। 18 साल से ऊपर कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसमें वोट दे के अपने इनको चुन सकता है, और चुनने की जो जिम्मेदारी है इलेक्शन से होगी। और इन इलेक्शंस में इन मेंबर में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के कॉन्सेप्ट से ये इलेक्शन करके सीटें एक तरीके से रिज़र्व की जाएंगी इन वक्फ के सेंट्रल काउंसिल में भी और वक्फ बोर्ड्स में भी। ये जो शरारत सरकार ने करने की कोशिश की है बैकवर्ड पासमानदा मुसलमानों को इसमें प्रपोजल में देके, उससे ये जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी से ये आस्पेक्ट भी एड्रेस हो जाएगा। और महिलाओं के लिए भी 50%, क्योंकि महिलाओं की पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी से वो भी हो जाएगा। जो ये कम करके इस प्रपोजल में 2 करने की जो प्रावधान है, हालांकि पहले 2013 के एक्ट में महिलाओं का अप टू मिनिमम 2 है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो कम किया है वो भी इससे उससे एड्रेस हो जाएगा। फिर 10वां हमारा है एक वक्फ का जुडिशल कमीशन बनाने का, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस होंगे। जो वक्फ बोर्डों के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफात हो जाते हैं, कोशिश ये की जाएगी कि उनको सॉल्व कर लिया जाए। और एक वक्फ बोर्ड और दूसरे वक्फ बोर्ड में कई जगह लड़ाइयाँ देखी गई हैं, बहुत सारे जो इख्तिलाफ हो जाते हैं वो। और जो काफ़ी कोशिश ये की जाएगी, जो भारत सरकार के भी जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मेकैनिज़म है
जिसको बहुत भारत सरकार और हमारी सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन करके, कंसिलिएशन करके और मीडिएशन करके डिस्प्यूट सुलझाए जाएं, जो वक्फ के अंदरूनी, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के बीच दरमियान, वक्फ बोर्ड और सीईओ के दरमियान भी कई बार हो जाते हैं, तो सरकारी अधिकारियों के दरमियान हो जाते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए एक वक्फ जुडिशल कमीशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और बहुत ज़्यादा जो रिस्पेक्टेड सोशल और रिलीजियस वो जो हमारे फंक्शनरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जिनको यूनिवर्सली रिस्पेक्ट की जाती है, वो हमारे मजहबी रहनुमा, सोशल रहनुमा भी होंगे, उनको भी इसमें जुडिशल कमीशन में रखा जाएगा।